जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से चेंज करके दे देगा, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है। क्योंकि मैंने जो आंसर को इस प्रकार से सेट किया है कि चाहे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे, तीनों क्वेश्चन एक ही है, घुमा करके किसी भी तरीका से दे देगा। आंसर अगर ऐसे लिख के आओगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा कि ए लड़की उपन्यास का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें, ऐसे दे दे, या ए लड़की उपन्यास के विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करें, ऐसे दे दे, या ए लड़की उपन्यास में वर्णित अम्मू के चरित्र चित्रण के माध्यम से स्त्री विमर्श पर विचार करें, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे। आंसर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही लिखना है। देखिए दोस्तों, एक उपन्यास है, उपन्यास मतलब एक कहानी के जैसा ही समझ जाओ, ठीक है। एक कहानी है, जैसे कहानी का अलग अलग नाम कैसे होता है वैसे ही एक कहानी है जिसका नाम है ए लड़की, ठीक है। ए लड़की, ए एक कहानी का नाम है, उपन्यास का नाम है ए लड़की। और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है ना उसका नाम है कृष्णा सोबती। लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती के द्वारा एक कहानी यानी कि एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था ए लड़की। और इसमें एक माँ के बारे में और एक बेटी के बारे में पूरा कहानी लिखा गया है। तो वही माँ और बेटी के पूरा दुख दर्द को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। माँ जो होती है दोस्तों थोड़ा कठोर होती है, बेटी को हमेशा डांट दबाव करती है। लेकिन माँ का कहना है कि बेटी को खुले में शादी करना चाहिए, मतलब कोई जाति वंश नहीं देखना चाहिए, वो किसी भी कास्ट से शादी कर सकते हैं, तुम स्वतंत्र है। और बेटी को यहाँ तक ही बोलती है कि तुमको किसी भी के गुलाम नहीं रहना है, ठीक है, कि पति जैसे बोल रहा है वैसे करें, जो आप तुमको मन कर रहा है, तुम स्वतंत्र है, जो मर्जी वो तुम करो। तो थोड़ा सा गलत ये लगता है माँ का कि जो माँ उसके ऊपर डांट दबाव करती है। दूसरा ये उनकी माँ का सही लगता है कि जो पुरानी परंपरा है, ठीक है, बेटियों को घर के अंदर रखना, तो अपने ही कास्ट में शादी कराना, तो बेटियों को खुल के ज़िंदगी नहीं जीने देना, ऐसा वो अपने बेटी के साथ नहीं करते थे। बेटी को वो स्वतंत्र छोड़ देते थे कि जो मर्जी वो तुम कर सकती हो, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अम्मू वो जो लड़की थी उसकी माँ को कहा गया, ठीक है। चलो सबसे पहले परिचय देखते हैं। ये लड़की जो उपन्यास है ना, इसका लेखिका ने लिखने वाला कृष्णा सोबती के द्वारा ये लिखा गया है। इस उपन्यास में, उपन्यास मतलब वही दोस्तों कहानी के जैसा ही होता है, ठीक है। इस उपन्यास में कोई बड़ी घटना या बहुत सारे पात्र नहीं है, मतलब इस उपन्यास, इस कहानी को लिखते समय बहुत बड़ा इसको नहीं लिखा गया है, ये बहुत ही छोटा कहानी है, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, छोटा। और इसके बहुत सारे पात्र नहीं है। पात्र का मतलब होता है दोस्तों जिस भी व्यक्ति को हम लोग कहानी में लेते हैं ना उसको बोलते हैं पात्र। तो इस कहानी में बहुत सारे पात्र भी नहीं है, केवल उनके मम्मी है और उनके ये बेटी है, बस यही, और कोई नहीं है। पूरा उपन्यास एक बंद कमरे के भीतर बिस्तर पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ, जिसको अम्मू कहा गया है, और उसकी देखभाल कर रही अविवाहित यानी कुमारी बेटी लड़की के बीच का बातचीत पर आधारित है। बातचीत को संवाद कहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा उपन्यास एक 4 रूम, 4 दीवार के अंदर बंद कमरे का है, एक बिस्तर पर का है जहाँ पर एक बूढ़ी माँ लेटी हुई है जिसको अम्मू कहा गया है, और एक उसको देखभाल करने वाली उसकी एक अविवाहित यानी कुमारी बेटी है। इसी के बीच में जो बातचीत होता है मम्मी बेटी से, बेटी मम्मी से, उसी सब चीज़ों को यहाँ पर उजागर किया गया यानी कि लिखा गया है। चलो देखते हैं कि जो ये लड़की उपन्यास है इसका कथा वस्तु यानी कि इसका सार यानी कि इसका पूरा सारांश देखेंगे कि ये कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। उपन्यास की कहानी बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी है, बहुत ही छोटी है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरा है, समझने वाली चीज़ है। चलो शुरुआत होता है इसका अंतिम समय से, जब इसकी माँ का अंतिम सांस चल रहा होता है, बूढ़ी हो चुकी होती है, अब मरने वाली होती है, ठीक है। तब ये अंतिम समय की पड़ाव है। अम्मू मतलब उसकी माँ, ठीक है, अम्मू बूढ़ी है, बीमार है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये कभी भी इसका जान जा सकता है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है, ए लड़की। वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और कुछ भी चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है तो बोलती है ए लड़की अपनी बेटी को, ठीक है। आगे यादों का सफ़र यानी ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। अम्मू को अपनी मौत का एहसास है, इसलिए वह डरने के बजाय अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। देखो इनको क्या है, मौत का एहसास है, क्या हमारे मौत कभी भी हो सकता है, तो इसको डरना चाहिए, इसको भय होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। लेकिन ये सब के बजाय वो क्या कर रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हुए हैं, पुराने चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्या क्या याद कर रहे हैं कि हमारी जवानी कैसी थी, हम अपने मायके कैसे जाते थे, मायके में कैसे रहते थे,
अपने पति के साथ कैसे रहते थे, सजने संवारने हम कैसे सजते थे संवरते थे, ये सब दिनों को याद कर रही है। मरने का इसको बिल्कुल परवाह नहीं है, पुराने पुराने चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। माँ बेटी का टकराव, अब थोड़ा सा माँ और बेटी के बीच में बकझक थोड़ा सा होते रहता है, लेकिन प्यार एक दूसरे से कम नहीं होता है। ना माँ प्यार से ज़्यादा कम प्यार करती है, ना तो बेटी माँ से, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन थोड़ा बकझक हो ही जाता है, जब दो बर्तन आपस में एक जगह रखेंगे तो टकरा ही जाता है, ठीक है। बेटी दिन रात माँ की सेवा करती है, लेकिन अम्मू का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी है, यानी उसकी माँ है वो थोड़ा सा जिद्दी है। इस वजह से दोनों में अक्सर थोड़ा नोक झोंक बहस बहसी होते रहती है ना। बेटी थक भी जाती है काम करते करते, पर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, माँ को कभी वो नज़रअंदाज नहीं करती है। अंत में क्या होता है, अम्मू अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीकर अंत में शांति से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वो अंतिम पड़ाव में अब उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। वो बहुत सालों तक जी ली, अब उसकी आत्मा के लिए शांति मिल गया। पीछे छूट जाती है कौन, उनकी बेटी और मम्मी की यादें। अब वो माँ उसकी मर गई तो उसके सिर्फ आदना ही छूट गया और उनका बस बेटी घर में छूट गई, ठीक है। ये था कहानी का पूरा सार। अब देखते हैं दोस्तों अम्मू का चरित्र चित्रण। अम्मू यानी उसकी माँ का व्यवहार कैसा था, और स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श का मतलब हो गया कि महिलाओं के प्रति उसका नज़रिया कैसा था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अम्मू का चरित्र चित्रण, उसी में सारा आ जाएगा। यानी उसकी माँ का सोच कैसा था, तो अपनी इच्छाओं को खुलकर जीने वाला स्त्री, यानी वो अपनी इच्छाओं को खुलकर जीने वाला स्त्री थे, किसी के दबाव में नहीं रहते थे। यही बात वो अपने बेटी को भी बोलते थे कि किसी के दबाव में नहीं रहना है। आमतौर पर बूढ़ी और बीमार औरतों को इच्छा रहित मान लिया जाता है। देखो क्या बताया जा रहा है, आमतौर पर जो भी कोई बूढ़ी या तो बीमार औरत रहता है ना, उसको इच्छा रहित मान लिया जाता है। इच्छा रहित मतलब कि उसको कोई भी चीज़ का इच्छा नहीं कर रहा होगा, ना कहीं घूमने का, ना कोई शौकीन का। और हम लोग भी यही मानते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होते हैं, बूढ़ी हो चुके होते हैं, उसको कोई चीज़ का शौक नहीं होता है। तो वही बताया गया कि इच्छा रहित मान लिया जाता है। इच्छा रहित मतलब कोई भी चीज़ का शौक नहीं होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अम्मू का तो बात यहाँ अलग ही है। लेकिन अम्मू ऐसा नहीं है, वह मौत के करीब होकर के भी अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सजने संवरने की बात करते हैं कि कैसे सजना संवरना है। वह अपनी इच्छाओं को दबाती नहीं है, भले मरने के लास्ट पड़ाव में है, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को उजागर रखती है, जैसे जवानी के टाइम में वो रखा करते थे। देवी रूप का विरोध, जैसा हम लोग बोलते हैं माँ देवी रूप होती है, ठीक है। तो इसकी माँ खुद ही इस चीज़ का विरोध करती है कि बिल्कुल नहीं, माँ जो देवी का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि देवी वो होती है जो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन माँ अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए माँ देवी नहीं है, ऐसा इनकी माँ का ही कहना है, ठीक है। उनकी बेटी ऐसा बात नहीं बोल रही है। देखो क्या बोल रही है, अम्मू कोई देवी जैसी माँ नहीं है। इनकी माँ खुद बोल रही है कि जो माँ है ना, वो कोई देवी जैसी माँ नहीं है। ये बात जो इस चीज़ को लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं, लेकिन ये बात किसका है, अम्मू जी का है ना। तो अम्मू कोई देवी जैसी माँ नहीं है, वह एक आम इंसान है जिसे गुस्सा आता है, उसकी माँ को गुस्सा आता है, और जो अपनी बेटी पर हुक्म चलाती है, और वो अपनी बेटी पर हुक्म चलाती है कि ये करो वो करो। लेकिन देवी तो ऐसा नहीं करती है, तो इसीलिए बोल रहा है कि उसकी माँ देवी नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा करती है और उस अपने बेटी के ऊपर हुक्म चलाती है। और कभी कभी स्वार्थी भी उसको लगने लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तुम ही करो, है ना। तो लेखिका ने, यानी लिखने वाला जो इस कहानी को लिख रहा है, तो लेखिका ने दिखाया कि माँ भी एक मनुष्य है, उसकी अपनी कमियां हो सकती है, इसलिए इसको हम देवी का रूप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है विवाह और स्वतंत्रता पर विचार। विवाह और स्वतंत्रता पर विचार। अम्मू अपनी अविवाहित बेटी जो कुमारी बेटी है से शादी और वंश को लेकर बहस करती है। वंश मतलब जब जिस वंश के हमें उसी वंश में शादी करना, ऐसा हम लोग करते हैं ना। लेकिन उनकी माँ का कहना था कि तुम जिस भी वंश में शादी करो अपने मर्जी से करो। वह मानती है कि माँ बनना और घर बसाना स्त्री के जीवन का एक सुंदर हिस्सा है ना। स्त्री का एक सुंदर सा हिस्सा है माँ बनना, घर बसाना, इसलिए आप अपने मर्जी से इस चीज़ को करो, अपने मर्जी से शादी करो। लेकिन वह बेटी को यह भी सिखाती है कि किसी भी पुरुष का गुलाम बनकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। कि अगर कोई भी पुरुष गुलाम बना करके रखता है तो ऐसा गुलाम बन के नहीं रहना, जो तुमको मन कर रहा है वो चीज़ करो। नेक्स्ट है पुरुष सत्ता को चुनौती। पुरुष सत्ता मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिससे पहले के समय में समाज में पुरुषों को आगे रखा जाता था। कहीं भी बैठक हो पुरुष आगे आएंगे,
माँ पिता का जमीन हो तब पुरुष का हाथ होगा उस पर, हर एक चीज़ पर पुरुष का हाथ, तो उसी को बोला जाता है पुरुष सत्ता। तो उसकी माँ पुरुष सत्ता को चुनौती देती है कि पुरुष सत्ता नहीं होना चाहिए, हर जगह पुरुषों का नहीं चलना चाहिए। अम्मू अपने अतीत यानी पुराने को याद करके बताती है कि कैसे पुरुषों के समाज में औरतों को दबाया जाता है। उनको पता है पहले के समय में, क्योंकि वो तो बहुत साल से जी रहे हैं, कि कैसे समाज में पुरुषों के सामने औरतों को दबाया जाता है। वह अपनी बेटी को एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बोलता है और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में देखना चाहता है कि खुद के पैरों पर खड़ा हो, किसी के बंधन में मत बंधो, है ना, जो समाज के बंधन से ना डरे। कि समाज में जितने भी सारे बंधन लगा रहता है कि ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, लड़कों के सामने नहीं जाना है, तो ये सब बंधन को तोड़ना चाहती है उसकी माँ और अपने बेटी को इस बंधन से निकालना चाहती है। खुद की पहचान, उसकी माँ चाहती है कि खुद का पहचान बनाओ, है ना। अम्मू का चरित्र एक यह दिखता है, उसकी माँ है उसका चरित्र यह दिखता है कि एक स्त्री चाहे माँ बन जाए, पत्नी बन जाए या बूढ़ी हो जाए, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इनका ये कहना है कि चाहे एक लड़की माँ बन जाए, पत्नी किसी का बन जाए या बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसका एक अपना जिंदगी जीने का एक अपना पहचान होता है, उसका एक अपना पहचान है। वो किसी के पत्नी के नाम से वो नहीं पहचानना चाहिए, उसको किसी की माँ से उसको नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि खुद का पहचान होना चाहिए। वह सिर्फ किसी माँ या पत्नी बनकर नहीं मरना चाहती है कि हम फलना की माँ मर गई तो उसकी पत्नी मर गई। वो अपने पहचान से मरना चाहती है, अपना पहचान बनाना चाहती है। और आजकल के समय में यही होता है कि फलना के पत्नी मर गई, आखिर उसका पहचान है तो क्यों ना व्यक्ति बोलेगा कि वो व्यक्ति मर गया, ताकि हर व्यक्ति उसको पहचाने। नेक्स्ट है ये लड़की उपन्यास की भाषा शैली, कि जो इसको लिखा गया जिसके द्वारा, लेखिका के द्वारा, ठीक है, वो इसमें किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किए हैं। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं कि भाषा शैली लिखी, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। इस उपन्यास पूरी पुस्तक में माँ और बेटी के बीच की बातचीत के रूप में आगे बढ़ती है। मतलब इस उपन्यास में पूरा का पूरा पुस्तक में जो भी आगे बात बढ़ा है वो माँ और बेटी का ही बात आगे बढ़ा है। ऐसा लगता है जैसे पाठक यानी पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति पढ़ता है वो कोई उपन्यास नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कोई नाटक देख रहा है या तो नाटक को सुन रहा है। नाटक जो व्यक्ति डांस वगैरह करके कोई भी चीज़ को दिखाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, वैसा ही महसूस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे लग रहा है जैसे कोई चीज़ को हम आंखों के सामने देख रहे हैं, है ना। कृष्णा सोबती जो इस कहानी को लिखे हैं ने किसी कठिन या भारी भरकम भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के आसपास बोले जाने वाले आम भाषा का प्रयोग किया है, जिससे हर एक व्यक्ति उसको समझ सके। नेक्स्ट है ये लड़की संबोधन करके एक बेटी के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर उस स्त्री का प्रतीक है जो अपना आज़ादी का तलाश में है। देखो ये लड़की सिर्फ वो अपना बेटी को नहीं बोले हैं, वो दुनिया के हर एक बेटी को बोले हैं जो आज़ादी चाहते हैं, जो समाज के बंधन में बंधे हुए हैं, उसको वहाँ से वो निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि उपन्यास के संवाद, देखो ये जो उपन्यास में जो संवाद हो रहा है ना, संवाद मतलब क्या, बातचीत बेटी और माँ के बीच, वो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है। माँ और बेटी के बीच के वाक्य बहुत ही छोटे हैं, सीधे दिल पर चोट करने वाले हैं, ठीक है। माँ और जो बेटे के बीच में जो बातचीत हुआ है वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन सीधे दिल पर छूने वाला बात है। छोटे छोटे बात है लेकिन सीधे दिमाग में घुस जाता है। इसमें माँ का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और बेटी की थकान व ममता साफ झलकती है। मतलब छोटे छोटे वाक्य हैं, चिड़चिड़ाहट, बेटी की थकान, ममता, तो ये सब चीज़ें बड़ा वाक्य में नहीं बताया गया कि माँ को कितना दर्द हुआ होगा या तो फिर माँ का सेवा करने में बेटी को कितना दर्द हुआ होगा। बस एक ही लाइन में लिखा गया कि बेटी थक जाती थी। इसी से पता चल रहा है इसके बहुत बड़े वाक्य, इसका बहुत बड़ा चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि वो लड़की कितनी माँ का सेवा करती थी। तो छोटे छोटे वाक्य से यहाँ पर बहुत बड़े इसका अर्थ निकलता है। अगर निष्कर्ष पे आ जाए दोस्तों, तो इसका निष्कर्ष है कि ये लड़की सिर्फ एक मरती हुई माँ और बेटी की कहानी नहीं है। यानी जो ये लड़की, एक हमारा जो एक कहानी का नाम है ना, वो सिर्फ एक मरती हुई माँ और बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह 2 पीढ़ियों की स्त्रियों के बीच का बातचीत है। समाज मतलब बातचीत है। एक उस स्त्री के समय की बात है जब स्त्रियों को समाज में दबा करके रखा जाता था, और एक उस स्त्री के समय की बात चल रहा है इसकी बेटी का, कि किसी भी तरीक़े से समाज में दब के नहीं रहना है। तो ये एक पहले के समय में जो दबा करके रखा जाता था उसका बात कर रहा है, और आगे ये बात कर रहा है कि किसी को भी दबा करके नहीं रखा जाना चाहिए। इसी का पूरा बात किया गया। अम्मू का चरित्र यह साबित करता है कि स्त्री का जीवन केवल दूसरों की सेवा या त्याग के लिए नहीं है कि बस दूसरों की सेवा करे, पति का सेवा करे, सास ससुर का सेवा करे। उसका भी जिंदगी, उसका भी शौक है,
है ना, उसका अपनी देह है, उसकी अपनी अभिलाषा है, लक्ष्य है, उसकी अपनी सोच है, अपनी आज़ादी है, उस पर वो हक है उसका, ठीक है, उसको भी अपना ज़िंदगी जीने का हक है। इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताइए दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।